हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस के ये पार्ट नंबर 2 में आज हम देखने वाले हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। यानी यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम को भी देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट नंबर 1 में हमने जो सब इंट्रोडक्शन देखा था ऑसिलेशन का, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का भी स्टार्ट किया था, रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट लिया था उसमें। ठीक है, तो वही स्प्रिंग मास ऑसिलेटर जो है वही उसको ही कंसिडर करके अभी हमको देखना है कि और एक्सीलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखना है, और उसके ऊपर से लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या है अगेन उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब पहले हमको देखना है, ये हमारा लास्ट लेक्चर में भी हुआ है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये केस है एक्सेलरेशन वाली। यानी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, तो आज भी ये भी स्प्रिंग मास ऑसिलेटर ये है, बट हियर वी कंसिडर, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि एक्सेलरेशन जो ये ब्लॉक दिख रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या है, और यूजिंग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। सो यहाँ पे भी हम वही डायग्राम को कंसिडर कर रहे हैं अगेन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा ही था, अगेन 2 मिनट में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ये रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, और रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक इट इज़ प्लेस ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस। कैसा है ये सरफेस? स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस भी है। ठीक है, ये कहाँ पे रखा हुआ है? स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये। ठीक है, और एक एंड जो है स्प्रिंग का इट इज़ अटैच टू द रिजिड वॉल। कहाँ पे अटैच किया है? ये क्या है? रिजिड वॉल है, रिजिड यानी पक्की वॉल है अपनी। ठीक है, रिजिड वॉल है, एंड अदर एंड जो है स्प्रिंग का वो कहाँ पे अटैच किया है? ब्लॉक को अटैच किया है। ठीक है, ब्लॉक का मास कितना है? स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक। और ये हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो ए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ए डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि ब्लॉक को पुल कर रहे हैं टूवर्ड्स द राइट साइड में ब्लॉक को पुल कर रहे हैं। सो देर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट x, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है x है, और जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, लास्ट इसमें हमने देखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द ब्लॉक और ब्रिंग द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन में वो लाता है। ठीक है, तो राइट साइड में हम पुल कर रहे हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स कैसा रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हमको देखना है। अब हम क्या करते हैं कि फिर से ये राइट साइड में उसको पुल करते हैं ब्लॉक को, और रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पुल करने के बाद में रिलीज़ कर देते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है by the spring it accelerates it towards its mean position। यानी वो क्या कर रहा है? पुल कर रहा है towards its mean position। ये mean position है अपनी, पहले ओरिजिनल ये बी पोजीशन में, बी डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है जहाँ पे ब्लॉक है, ये अपनी कैसी पोजीशन है? दिस इज़ मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो जैसे हम राइट साइड में इसको पुल कर रहे हैं, तो फोर्स यानी अपना ब्लॉक क्या होगा? एक्सिलरेट होगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी वो ऐसा एक्सिलरेट होगा। ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ। ये तो समझ में आया। तो जो एक्सेलरेशन रहता है वो कितना रहता है? तो एक्सेलरेशन इज़ a इज़ इक्वल टू, वो रहता है F/m। आपको मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? फोर्स अपॉन मास, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स की वैल्यू अपने पास में है, फोर्स इज इक्वल टू -kx रहता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू एफ की जगह -kx सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या आएगा?
-k/m मैं ऐसा लिखती हूँ और x बाजू में उसको लिखती हूँ, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्या है एक्सेलरेशन की वैल्यू? a = f/m। f की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं -kx, सो वी गेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलती है? a = -k/m × x। और इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ, माइनस बाहर निकालती हूँ, k/m × x। यानी अगेन हम फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारी? फोर्स इज इक्वल टू -kx था ना। और यहाँ पे एक्सीलरेशन भी कैसा मिल रहा है? a = -k/m × x ऐसा मिल रहा है। यानी इससे आपको क्या पता चल रहा है ये इक्वेशन से कि जो एक्सीलरेशन है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन कैसा है? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो -k/m है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। -k/m इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे f = -kx में k इज़ अ फोर्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे -k/m क्या है मैं बाद में बताती हूँ आपको, उसको भी एक नोटेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लेने वाले हैं k/m की वैल्यू रहती है ω², वेयर ω इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। k/m की वैल्यू क्या रहती है? k/m = ω है, ये w नहीं है, ω² है k/m की वैल्यू। और ω इज़ नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ω यानी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है। तो यानी ये k/m इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और हियर वी से दैट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है ये इक्वेशन में? ये इक्वेशन में माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? बोथ आर डायरेक्टेड अपोजिट, ठीक है। यानी दोनों की डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी आपको समझ में आया क्या कि फोर्स कैसा था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर राइट साइड में हो रही है ब्लॉक की तो फोर्स रहता है लेफ्ट साइड में, हमने ये देखा हुआ है, ठीक है। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन भी कैसा है? तो राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा? टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन है, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, ये भूलना नहीं है। और कहाँ है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। कहाँ पे है वो? एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के टूवर्ड्स है। ओके, ये समझ में आया। तो अब जो ब्लॉक है इट इज़ मूव टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ ब्लॉक अगर जा रहा है, ठीक है, तो जो स्पीड है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अब वहाँ पे आ गया है तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी? गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ये समझ में आया कि आपको मैंने क्या बोला है? देखो अब जो ब्लॉक है, ब्लॉक कहाँ मूव हो रहा है? ड्यू टू दिस हमने वो उसको राइट साइड में पुल किया और फिर रिलीज़ कर दिया। अब ब्लॉक कहाँ पे मूव हो रहा है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे ब्लॉक अगेन जा रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक है, इसको हम पुल करेंगे राइट साइड में और छोड़ देंगे, फिर ब्लॉक क्या होगा? मूव होगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, आने की कोशिश करेगा, ठीक है। मीन पोजीशन पे आ रहा है तो यहाँ पे स्पीड जो है उसका कैसे आता है? स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है। स्पीड क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। पर और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? अगर ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मीन पोजीशन तो ये है अपनी, ये है मीन पोजीशन, ठीक है। अब ब्लॉक अगर ये पोजीशन पे आ जाता है तो यानी अपनी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? कम हो गई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है? जैसे जैसे ब्लॉक मीन पोजीशन पे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ब्लॉक मीन पोजीशन जा रहा है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट को अगर मेजर करना है, वी कैन मेजर द डिस्प्लेसमेंट ओनली फ्रॉम मीन पोजीशन। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है? फ्रॉम मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है।
ठीक है, समझ में आया। तो क्या क्या कहा मैंने ये पॉइंट पे कि अगर ब्लॉक मूव हो रहा है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन के टूवर्ड्स ब्लॉक अगर मूव हो रहा है, जैसे छोड़ देते हैं हम पुल करने के बाद में उसको छोड़ दे रहे हैं तो ब्लॉक मूव हो जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यानी फास्ट वो मूव होगा क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन है। बट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, जैसे अब ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है, सपोज करो ये पोजीशन पे ब्लॉक आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो ब्लॉक कहाँ पे आ गया, ब्लॉक रिटर्न्स टू इट्स मीन पोजीशन, और जो डिस्प्लेसमेंट है अब ये होने के बाद में सेकेंड डायग्राम की तरफ देखो, ब्लॉक कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स, और एक्सीलरेशन है और स्पीड भी है। ठीक है, स्पीड नहीं, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और जो फोर्स भी है, सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद में रिस्टोरिंग फोर्स का काम ख़त्म हो गया, उसने अपना काम कर दिया कि उसको रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, ओरिजिनल पोजीशन पे ला देता है ब्लॉक को, उसने अपना काम कर दिया है, तो इट बिकम्स ज़ीरो। और डिस्प्लेसमेंट भी अब मीन पोजीशन से, मैंने यहाँ पे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज मेजर फ्रॉम द मीन पोजीशन पे ही आ जाने के बाद में, ब्लॉक ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाने के बाद में डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन भी अब क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो स्पीड जो है ब्लॉक पे एट द मीन पोजीशन बिकम्स मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम क्या क्यों हो जाती है, स्पीड इज़ डिनोटेड बाय वी, इट इज़ मैक्सिमम, क्योंकि उसको खींच के वो और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाता है ना। तो यहाँ पे लाने के बाद में यहाँ तक स्पीड कैसी रहती है, यहाँ तक लाने के लिए स्पीड रहती है मैक्सिमम, और सो देयर इज़ अ काइनेटिक एनर्जी, जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है, क्योंकि वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² रहता है ना। अगर v मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखो यही सब मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे 2 मिनट में, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, प्लेस ऑन कहाँ पे रखा है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, वन एंड कहाँ पे लगाया है स्प्रिंग का, इट इज़ अटैच टू द रिजिड वॉल, एंड अदर एंड कहाँ पे लगाया है, ब्लॉक को। ठीक है, ब्लॉक का मास कितना है, m इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक को क्या करते हैं हम, राइट साइड में पुल टूवर्ड्स द राइट एंड रिलीज। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ देखो, अब ब्लॉक रिलीज कर दिया है फ्रॉम राइट मोस्ट पोजिशन से, तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग एक्सीलरेट इट्स टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ब्लॉक को रिलीज करने के बाद में वो क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स उसको जो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसकी तरफ लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, हमने देखा है ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रहता है। तो इसके ऊपर से a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और f की वैल्यू कितनी है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रहता है। तो माइनस के एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में a की भी वैल्यू क्या मिलती है, a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो निगेटिव साइड क्या इंडिकेट करता है कि निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। पहले तो सॉरी, ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। यहाँ पे वही लिखा है 4 नंबर का पॉइंट, दिस शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर बोथ डायरेक्टेड force and acceleration are both directed towards the mean equilibrium position. ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन कैसे है, इट इज़ डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन पे हो रहा है,
स्पीड कैसी होगी, स्पीड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मैंने जैसे आप पहले ही समझाया है, ये हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, ड्यू टू इट्स एक्सेलरेशन बट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। स्पीड इंक्रीज हो रही है और बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ब्लॉक रिटर्न्स टू इट्स मीन पोजीशन, ब्लॉक आ गया है मीन पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सेलरेशन सब क्या हो जाएंगे, इट इक्वल टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट मीन पोजीशन बिकम्स मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे आने के बाद में स्पीड यानी आता है तब स्पीड कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी भी कैसे रहती है, मैक्सिमम, ठीक है। Thus the block does not stop at the mean position but continues to move beyond the mean position towards the left। क्योंकि अब वहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ज़ोर से, आप करके देखो, ये एक स्प्रिंग लगाओ और ज़ोर से उसको खींच के छोड़ दो, वो क्या एकदम से वापस अपनी जो मीन पोजीशन, सपोज ये हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया है, ठीक है, और ब्लॉक को ज़ोर से पुल किया है और छोड़ दिया है, छोड़ देने के बाद में वो ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, बट अगेन इट गोज़ बैक टू लेफ़्ट साइड। ये यानी वो ऐसा टू एंड फ्रो मोशन करेगा ही, ठीक है, यानी ऑसिलेट होगा। समझ में आया, यानी वो क्या होगा, मीन पोजीशन पे आएगा, पहले वो हम यहाँ पे लाते हैं, फिर वो मीन पोजीशन पर लाते हैं, फिर वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर से ये मीन पोजीशन पे आएगा और फिर से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यानी ब्लॉक क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है। ब्लॉक क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, सॉरी एक्सेलरेट नहीं, ऑसिलेट हो रहा है ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, दस द ब्लॉक डज नॉट स्टॉप, ये स्टॉप नहीं होता है क्योंकि ज़ोर से हमने खींचा हुआ और रिलीज़ कर दिया है ना, तो वो चलते रहता है थोड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। बोथ कंटिन्यूज टू मूव बियॉन्ड द मीन पोजिशन टूवर्ड्स द लेफ्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस। हमने देखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, ऐसा जाने के बाद में लेफ़्ट साइड में जब जाता है ब्लॉक, तो स्पीड, ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्रेस हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में स्ट्रेच होती है, सेकंड पोजीशन में यहाँ पे रिलैक्स हो गई है क्योंकि मीन पोजीशन पे आ गई है, अगेन लेफ़्ट साइड जाती है तो क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। कॉम्प्रेस हो जाती है लेफ्ट साइड में आने के बाद में, एंड एक्सर्ट अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक टूवर्ड्स द राइट। अब फिर से अगर ये लेफ्ट साइड में आती है तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, उसको फिर से ये मीन पोजीशन पे लाना, ठीक है। ये फिर से उसका काम यही है, मीन पोजीशन पे लाने का, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन पोजीशन में लाना है, तो अगेन यानी ब्लॉक अगर लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स मूव करेगा उसको मीन पोजीशन में लाने के लिए, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा एक्ट होगा, टुवर्ड्स द राइट साइड, यहाँ पे इसीलिए राइट लिखा है, ठीक है। समझ में आया, ये यहाँ तक समझ में आया। तो उसके बाद में देखो, ये तो हो गया, मीन पोजीशन पे ला रहा है सब, ये हमने एक पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो फोर्स है विच एक्सेलरेट द ब्लॉक टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी वो राइट साइड में लाता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, तो द प्रोसेस गोज़ ऑन रिपीटिंग, ये रिपीट होती जाएगी, ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, कंटिन्यूसली रिपीट होगी, और कंटिन्यूसली रिपीट होगी, ये प्रोसेस जो है चालू ही रहेगी, ठीक है, रिपीट हो जाएगी। और जब तक रिपीट होगी ये, तो स्पीड जो है गोज़ ऑन रिड्यूसिंग एंड फाइनली इट बिकम्स ज़ीरो। यानी ये कब तक रिपीट हो जाएगी, यानी ब्लॉक ये पहले हम राइट साइड में हैं, फिर मीन पोजीशन पे आ गया है, फिर लेफ़्ट साइड में आता है, फिर से मीन पोजीशन पे आता है, फिर से राइट साइड में आता है, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक के स्पीड जो है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये जब स्पीड, और ये यानी पहले हाई रहता है स्पीड और धीरे धीरे कम होते होते जब तक स्पीड की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है तब तक के ये चलते रहता है, ठीक है। और ये समझ में आया ना आपको, ये यहाँ पे चलते रहेगा और इक्विलिब्रियम पे पोजीशन पे ब्लॉक को लाएगा, ठीक है। और ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है पेंडुलम के टाइम कि पेंडुलम
जो है ऑसिलेट करता है फ्रॉम द, ये है ओरिजिनल पोजीशन, इट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट गोज़ टूवर्ड्स द राइट साइड, दैट इज़ ए पोजीशन, यानी 0 to ए जाता है, फिर से ए टू ओ आता है, फिर से ओ टू, ये बी है सपोज करो, ओ टू बी जाता है, और फिर से बी टू ओ आता है, ठीक है। ये ऑसिलेशन उसका चालू रहता है, और सच ऑसिलेटरी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे तो हम पेंडुलम का सर्कुलर आर्क वाला ट्रैक देख रहे हैं, ये नहीं है, यहाँ पे कैसा पाथ है, पर ये यानी राइट साइड आ गया, फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, फिर से लेफ़्ट साइड आ गया, फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, फिर से राइट साइड आ गया, यानी ये उसका कंटिन्यूअस ऐसा चालू ही है, ठीक है, ये ऐसे ऑसिलेशन चालू ही है। तो सच ऑसिलेटरी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा पाथ फॉलो कर रहा है ऑसिलेशन के लिए? स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर SHM, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब लिखा है कि सच ऑसिलेटरी मोशन, 12 नंबर का पॉइंट देखो, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पे ये चालू रहता है, इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। समझ में आया फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन देखेंगे। कैसा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन है। पहले तो देखो लीनियर SHM के, अब इसके ऊपर से ये पूरा हमने देखा, थ्योरी देखी, तो उसके ऊपर से लीनियर SHM की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है लीनियर SHM की डेफिनेशन? तो लीनियर SHM कैसा है फिर? इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। कैसा मोशन है? पीरियोडिक है, ओके। पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है? फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। कैसा एक्ट हो रहा है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड जो है फोर्स की, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऐसे याद रखना है। तो लीनियर SHM कैसा है? इट इज़ डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक, यहाँ पे लगे तो लीनियर लिख लेती हूँ, लीनियर पीरियोडिक मोशन है, लीनियर पीरियोडिक मोशन है ये, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स, और आप एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, हमने देखा है, ठीक है। फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। कैसा है? ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने वही डेफिनेशन लिखी है। देखो, लीनियर SHM बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। लीनियर SHM इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन भी हमने देखा है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx देखा है, और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस k/m इंटू x देखा है, ठीक है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ ही रहता है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड कैसा रहता है? इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। उसके मैग्नीट्यूड कैसे रहती है? इट इज़ डायरेक्टेड, इट इज़ प्रोपोर्शनल, F इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड A भी कैसा है? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया, डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब कंप्लीट ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, इसको देखना है। कंप्लीट ऑसिलेशन यानी आपको समझ में आया ना कि पहले वो मीन पोजीशन पे था, ठीक है, दिस इज़ मीन पोजीशन, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। सपोज दिस इज़ अ स्ट्रेट सरफेस, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन यहाँ पे मीन लिखती हूँ, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बाद में ये ब्लॉक कैसा कहाँ पे गया? इट कम्स टू दिस पोजीशन, यानी राइट साइड में आ गया। अगेन इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी सपोज दिस इज़ A पोजीशन है, और ये है अपनी B पोजीशन, ठीक है, ये है O पोजीशन। पहले O2 देखो पहले कैसा आता है? O2A आता है, फिर A2O जाता है, ठीक है, अगेन O2B जाता है,
अगेन बी टू ए ओ, बी टू ओ वापस आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन यानी क्या, समझ में आया क्या फिर कि कंप्लीट ऑसिलेशन क्या रहता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम एक्सट्रीम, इसको ये जो बाजू वाली पोजीशंस है ए और बी के ऐसी पोजीशन है, दीज आर नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन। बी भी कैसी है? इट इज़ नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एंड बैक टू द इनिशियल पोजीशन। दिख रहा है आपको? तो ओ टू ए आता है, यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, फिर ए टू ओ तो जाता ही है, फिर से ओ टू बी यानी दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जाकर आता है, पर फाइनली इट कम्स टू इट्स इनिशियल यानी ओ पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑसिलेशन। ये पूरे सेट को क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी पार्टिकल बॉडी गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही डेफिनेशन दिखाई देगी। देखो, कंप्लीट ऑसिलेशन मीन्स क्या है? अ कंप्लीट ऑसिलेशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, एंड बैक टू द इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन पे वापस आता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपने इसको भी नहीं छोड़ना है इसको, क्योंकि एचएससी में कोई कुछ भी पूछ सकता है पूरे लेसन में का, ठीक है। तो देखेंगे अब हम कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो क्या क्या कंडीशन है वहाँ पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता है, तो कंडीशन कैसी चाहिए, तो वो देखेंगे उसको। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज़ ऑलवेज अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ऑसिलेशन कैसा चाहिए पार्टिकल का? अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी सपोज ये पेंडुलम है, दिस इज़ फिक्स पॉइंट ओ, ठीक है, और ऑसिलेशन हो रहा है तो इसके आजू बाजू में ही होना चाहिए, ठीक है। ये है फर्स्ट कंडीशन। या हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ब्लॉक देख रहे हैं, तो ये मीन पोजीशन है सपोज, तो ऑसिलेशन कैसा हो रहा है? इसके आजू बाजू में ही हो रहा है, ठीक है। ये हमने देखा हुआ है अभी। ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज अबाउट अ फिक्स पॉइंट। कैसे है? कहाँ पे होना चाहिए ऑसिलेशन? फिक्स पॉइंट पे होना चाहिए। अब नेट फोर्स और एक्सेलरेशन जो है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। अगर ये फिक्स पॉइंट है तो हमने अगर यहाँ पे फर्स्ट ए पोजीशन पे जाता है तो जो फोर्स रहेगा तो वो कैसा रहेगा? इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। बी पोजीशन पे जाता है तो फोर्स की वैल्यू भी कैसे है? ऐसी रहती है, यानी दोनों भी आप देखोगे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। जो नेट फोर्स और एक्सेलरेशन है, फोर्स लोग या एक्सेलरेशन है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट या मीन पोजीशन पे रहना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? द पार्टिकल कम्स बैक टू द फिक्स पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। वापस आता है, किसकी वजह से आता है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि हमने देखा है F = -kx। ये फोर्स क्या है कि वो बैक करता है पार्टिकल को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। तो पार्टिकल कम्स बैक, ये होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि मोशन कैसा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि ऑसिलेशन कैसा है? फिक्स पॉइंट पे ऑसिलेशन होना चाहिए फर्स्ट, यानी ये ऐसा याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑसिलेशन कहाँ पे होना चाहिए? ऑसिलेशन फिक्स पॉइंट के अबाउट होना चाहिए, फिक्स पॉइंट के अबाउट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो नेट फोर्स है, फोर्स पकड़ो और एक्सेलरेशन पकड़ो, दोनों भी कैसे है? इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है उसके तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? इट comes back to the body or block to its original position। पार्टिकल जो है, पार्टिकल बैक करता है ओरिजिनल पोजीशन, पार्टिकल को बैक लाता है टू ओरिजिनल, और इनिशियल भी बोल सकते हो, और फिक्स पॉइंट पे बैक लाता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट। तो ये तीनों याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? दीज आर द कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसका यही अपनी नोट्स है, इसको पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेशन। जो ऑसिलेशन हो रहा है तो दो टाइप में उसको कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड सेकंड वन इज़ नोन एज नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन देखना है। हार्मोनिक ऑसिलेशन यानी क्या है, पहले ही लेक्चर में हमारा हुआ है कि हार्मोनिक ऑसिलेशन मीन्स ऑसिलेशन जो रहता है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह रहती है ना, उसको एक्सप्रेस किया जाता है साइन और कोसाइन में। ठीक है, तो सिंगल टर्म रहती है। जैसे x इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट है तो वो उसकी वैल्यू क्या रहती है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और ऐसा भी रह सकता है x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, ऐसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंगल टर्म में, सिंगल टर्म कॉस और साइन के सिंगल टर्म में अगर एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज़ नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो यहाँ पे देखो, हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। सिंगल हार्मोनिक में अगर उसको एक्सप्रेस किया है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए का कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा है, इसको भूलना नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ये। ठीक है, ओमेगा समझ में आया। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, नॉन हार्मोनिक बोला है ना, हार्मोनिक मीन्स इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन। तो नॉन में क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा अगर टर्म में उसको एक्सप्रेस किया है, हार्मोनिक फंक्शन में एक्सप्रेस किया है तो इट इज़ नोन एज नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो देखो, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज़ दैट ऑसिलेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिंगल, सिंगल में नहीं एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हार्मोनिक ऑसिलेशन। टू और मोर हार्मोनिक ऑसिलेशन के कॉम्बिनेशन में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन 2 ओमेगा टी, यानी दो टर्म्स लिए गए हैं। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन के एक ही टर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है तो दो टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, हार्मोनिक ऑसिलेशन यानी जो ऑसिलेशन है उसको एक्सप्रेस किया जाता है सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में, और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन यानी उसको एक्सप्रेस किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हार्मोनिक ऑसिलेशन के टर्म में। ठीक है, समझ में आया ये, तो दोनों भी बहुत ईजी है। तो अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्सप्रेशन को देखना है, 2 मार्क्स के लिए वो एक्सप्रेशन आता है, डिफरेंशियल आ सकता है, यानी हर बार तो आता ही है, बहुत बार आया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो व्हाट इज़, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको भी आप लिख सकते हो, मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। तो अब हमको देखना है बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या है। तो ये तो आपको मालूम है कि लीनियर SHM में क्या होता है कि इन लीनियर SHM जो फोर्स है, द फोर्स, यहाँ पे फोर्स लिखना रह गया है, द फोर्स इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स कैसा रहता है, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी फोर्स कैसा रहता है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन इंडिकेट दैट इट इज़ अपोजिटली डायरेक्टेड, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो फिर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालते हैं, वी गेट f इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिल जाता है। ठीक है, तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये k क्या है, वेयर k इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं k को, हमने ये देखा हुआ है, k इज़ नोन एज फोर्स कांस्टेंट, उसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। और x क्या है, x इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट आपने भी मेरे साथ लिखना है, ये एक्सप्रेशन यानी पक्का हो जाएगा, इसलिए मैं लिख के आपको बता रही हूँ। ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। तो अब हम अगर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स देखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे तो क्या है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वी नो दैट इट इज़ F इज इक्वल टू ma।
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट में फोर्स की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दूसरे में है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2। नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2। अब फर्स्ट में था माइनस के एक्स देखो, और दूसरे में है एम ए, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है। अब जो वेलोसिटी है तो वो कैसे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे रहती है वो देखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कैसी रहती है, v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी dx बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसा रहता है, एक्सेलरेशन उसके ऊपर से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी रहती है। एक्सेलरेशन इट इज़ डिनोटेड बाय a, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इट इज़ dv बाई dt रहता है। हमको मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज़ इक्वल टू d बाय dt ऑफ v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या आता है dx बाई dt। सो वी गेट, अगर इसको कंबाइन करेंगे तो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मिल जाता है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर का इक्वेशन है ये सब्सटीट्यूट करेंगे हम 3 नंबर के इक्वेशन में। ठीक है। तो ये देखो a की वैल्यू है 3 नंबर में, तो पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 4 इन 3 में प्लेस करेंगे। देखो क्या आता है, मैं पहले एम ए वाला लिखती हूँ। एम ए ये ऐसा है ना, ये है 3 इक्वेशन। m इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाती है, a की वैल्यू है d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने RHS LHS को चेंज किया है, माइनस के एक्स। ठीक है, ये मिल जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, m से डिवाइड करती हूँ ये इक्वेशन को, यानी वी गेट d स्क्वायर x बाय, दिस एम्प्लाई d स्क्वायर x बाय डी टी स्क्वायर इट इज प्लस, अब इसको ला देती हूँ यहाँ पे, प्लस k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये अपने को मिल जाता है। ये कैसे आया, समझ में आया ना। मैंने क्या किया है, ये देखो ये बीच वाली टर्म लगे तो लिख लेती हूँ, d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसके बाद में। ठीक है, तो अब m से डिवाइड करना है, तो देखो क्या आ जाता है, d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स। तो के बाय एम की जगह हम अब लिखने वाले हैं एक जो वेरिएबल, उसका नाम क्या है, देखो पुट k बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये जो ओमेगा क्या है, वेयर दिस ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अपना इक्वेशन कैसे हो जाता है, d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, देखो क्या है, प्लस के बाय एम की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM. This is the differential equation of linear SHM। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी भी है। समझ में आया कि आपको क्या क्या किया। तो हमने देखो पहले तो ये लीनियर SHM की डेफिनेशन को कंसिडर किया है, उसके ऊपर से f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता है, फिर f इज इक्वल टू माइनस
के एक्स कैसा आया, समझ में आया है। के इज़ नोन एज फोर्स कांस्टेंट, एक्स इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए रहता है, बट हमारे पास में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, माइनस के एक्स और एम ए को। अब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसा रहता है, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो वी गेट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब हम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 3 में, इक्वेशन 3 में, तो वी गेट एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सो वी गेट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब के बाय एम की जगह हम पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सो वी गेट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इसको ही क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन को लर्न करना है आपको। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है, समझ में आया। ये बहुत इजी है, आपको मेरे साथ ये लिखना था, नहीं लिखा होगा तो आप ये वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर ये आपके बुक में ये एग्जांपल दिया है, देखो मैं रीड करती हूँ क्या है एग्जांपल। तो ए बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, बॉडी का मास कितना है, m इज इक्वल टू 0.2 kg, ठीक है, performs linear SHM, it experiences a restoring force of 0.2 न्यूटन। क्या परफॉर्म कर रही है, लीनियर SHM परफॉर्म कर रही है, और रिस्टोरिंग फोर्स कैसे एक्सपीरियंस कर रही है, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 4 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, यानी ये आ जाता है 0.04 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन, फर्स्ट क्या डिटरमाइन करना है, फोर्स कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे। फोर्स कांस्टेंट को पहले 1 बाय 1 करते हैं। फोर्स कांस्टेंट इट इज़ डिनोटेड बाय के, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रहता है। अब माइनस इंडिकेट ओनली द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ही इंडिकेट करता है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रहता है ना, तो माइनस के एक्स, माइनस इंडिकेट ओनली डायरेक्शन, सो देयरफॉर K इज इक्वल टू, अब हमको ये निकालना है, K इज इक्वल टू क्या आ जाता है, F अपॉन X आ जाता है, ठीक है। F की वैल्यू कितनी है 0.2 और X की वैल्यू है 0.04, इट इज़ इक्वल टू कितना आता है, देखो ये 5 न्यूटन पर मीटर आएगा, ठीक है, ये समझ में आया, 5 न्यूटन पर मीटर आएगा। सेकंड देखो क्या निकालना है, पीरियड ऑफ एसएचएम, क्या निकालना है, पीरियड ऑफ एसएचएम। अब ओमेगा है अपने पास में, क्योंकि ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने अभी देखा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रहती है, के बाय एम रहती है ओमेगा स्क्वायर की। देखो उसको सॉल्व करेंगे हम। अब सेकेंडली हमको निकालना है पीरियड, ठीक है, पीरियड को निकालना है। पीरियड का इक्वेशन क्या है, पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया पीरियड का इक्वेशन। अब 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कैसी रहती है, ओमेगा स्क्वायर हमने देखा है, ओमेगा स्क्वायर अभी इक्वेशन में देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन में के बाय एम रहता है, तो ओमेगा की वैल्यू कैसी रहती है, इट इज़ रूट के बाय एम, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा नीचे है तो इट इज़ अंडर रूट ऑफ के बाय एम, दैट इज़ वी गेट T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम अपॉन के मिल जाएगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे 2 पाई, एम की वैल्यू दी है, एम की वैल्यू कितनी है 0.2 है, और हमने अभी वैल्यू निकाली है, के की वैल्यू 5 निकाली है, ठीक है। तो 5 लिखेंगे, देखो अंडर रूट ऑफ 0.2 अपॉन 5, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं वी गेट 0.4 पाई है ना यहाँ पे, पाई सेकंड, क्योंकि ये पीरियड है, ठीक है। समझ में आया। एक्चुअली इसको सॉल्व करना चाहिए 0.4 इंटू 3.14 सेकेंड, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये आता है 6, 5, 12 और 3 के बाद में यानी 1.256 सेकंड, ऐसा आंसर आना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। ओके, पर बुक में यहाँ तक ही दिया है।
ठीक है, उसके बाद में क्या निकालना है, देखो थर्ड है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ 1 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन को निकालना है जब उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन निकालना है ए व्हेन डिस्प्लेसमेंट कितनी है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या आती है, देखो एक्सेलरेशन है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स रहता है, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रहती है माइनस के बाय एम इंटू एक्स रहती है। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू